हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, अभी हमने पढ़ा था क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज़ का ये चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हमने पढ़े थे फ्यूल्स के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हमने 7 प्रिंसिपल्स पढ़े थे। आज हम इसी टॉपिक को फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, 8th प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। पहले हम समझते हैं व्हाट इज सेंट्रलाइजेशन एंड व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मीन्स Centralization refers to the concentration of authority or power in few hands at the top level. Centralization में क्या हुआ कि हमने सिर्फ टॉप लेवल पे को ही पावर दी और अथॉरिटी दी। और डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। हमने सभी लेवल्स पे जो हमारे मतलब एम्प्लॉयर्स हैं उनको उनके डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग, उनकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग हमने उनको पावर और अथॉरिटी दे दी। लेकिन फ्यूल ने क्या कहा कि अगर हम सिर्फ सेंट्रलाइजेशन की बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में तो वो भी एक फेयर कंडीशन नहीं होगी, और हम खाली डिसेंट्रलाइजेशन की बात करेंगे तो भी वो फेयर नहीं होगी। तो उन्होंने बोला प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब हमें सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होगा, तभी हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से रन कर पाएंगे। तो देखिए, अगर हम दोनों को साथ में लेकर के चलेंगे तो क्या होगा, बैलेंस होगा। किस किस के बीच में, सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स के बीच में। भाई हमारी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल, है ना। तो उनके बीच में क्या होगा, एक कोऑर्डिनेशन होगा, बैलेंस होगा। ओके स्टूडेंट्स, और डिसीज़न हम जल्दी ले पाएंगे क्योंकि हमने दोनों तरीके के प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं, सेंट्रलाइजेशन भी डिसेंट्रलाइजेशन भी। टॉप लेवल को भी हमने के पास भी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी रूल रेगुलेशन बना सकते हैं, और उन्होंने अपने जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी उन्होंने टास्क बनाया है उसको कन्वे करा। डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके पास भी है भाई अथॉरिटी, ओके, और पावर है डिसीज़न लेने की। तो वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग भी डिसीज़न ले सकते हैं और पॉलिसी को जल्दी से फॉलो करवा सकते हैं, और काम भी एफिशिएंट तरीके से और इफ़ेक्टिवली तरीके से पूरा कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे स्केलर चेन। देखिए, फ्यूल ने जो हमारे प्रिंसिपल दिए वो आज भी हम लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो करते हैं, क्योंकि वो प्रिंसिपल लॉजिकली आज भी काम करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो स्केलर चेन क्या था, स्केलर चेन मीन्स लाइन ऑफ अथॉरिटी और चेन ऑफ सुपीरियर्स फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट, फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। देखिए क्या कहा उन्होंने, मैं आपको ये डायग्राम के थ्रू बताती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, देखिए हम ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे। स्केलर चेन का डायग्राम होता है, जब भी आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में स्केलर चेन की बात करेंगे तो हम इस डायग्राम को ज़रूर ड्रॉ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, L M N O and this is P, okay, A B C D and E, ये हमारे डिफरेंट लेवल हैं किसके, ऑर्गेनाइजेशन के। इसको क्या बोलेंगे हम, देखिए उन्होंने क्या कहा अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल कि जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन में बातचीत होगी तो हमें एक चेन के थ्रू, चेन को फॉलो करना होगा। चेन के थ्रू ही हम अपनी इंफॉर्मेशन को कन्वे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ए को कोई इन्फॉर्मेशन कन्वे करनी है तो वो कैसे करेंगे, ई डी के पास, डी सी के पास, सी बी के पास और बी ए के पास। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से। देखिए हमने ए 2 टाइम्स लिख दिया तो हम यहाँ इसको MNOP क्यू नाम दे देते हैं, है ना। क्यू के पास कन्वे कर देगा। ये उन्होंने बोला कि एक प्रॉपर प्रोसीजर हमें ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो करना चाहिए। देखिए फॉलो, एक जब हम प्रोसीजर की बात करते हैं तो हम अपनी डेली लाइफ में भी एक प्रोसीजर फॉलो करते हैं, है ना, क्योंकि डिसिप्लिन होना हमारी लाइफ में और हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, भाई सभी चीज़ों में डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे हमने स्टेप्स बना दिया, अगर हम इन स्टेप्स को फॉलो नहीं करेंगे तो उन्होंने बोला कि कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन गैप होगा किसमें, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट लेवल्स हैं उनके बीच में बातचीत नहीं होगी अगर हम प्रॉपर इस फ्लो चार्ट को फॉलो नहीं करते हैं।
पर अगर कोई इमरजेंसी है तो उन्होंने क्या बनाया, गैंग प्लान। क्या बनाया, गैंग प्लान, कि हम गैंग प्लान को फॉलो कर सकते हैं इमरजेंसी टाइम में, जब कोई हमें इंफॉर्मेशन तुरंत पहुंचानी है तो कैसे कर सकते थे, जैसे सी डायरेक्टली एन से बात कर सकते थे, ठीक है, गैंग प्लान के थ्रू, गैंग प्लान। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये समझ में आया कि क्या है ये, कि स्केलर चेन में उन्होंने क्या बोला कि ये स्टेप जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में है, एम्प्लॉयज़ को अपने एम्प्लॉयर्स से बात किस तरीके से पहुंचानी है, जो स्टेप्स हैं वो इस तरीके से ही उन्हें फॉलो करना चाहिए। अगर वो फॉलो नहीं करेंगे तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन गैप होगा और डिससेटिस्फैक्शन होगा डिफरेंट लेवल्स पे। तो उन्होंने लेकिन एक गैंग प्लान भी को भी कहा कि अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई इमरजेंसी में आपको अपनी इन्फॉर्मेशन कन्वे करनी है तो आप गैंग प्लान का भी यूज़ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, देखिए ऑर्डर पे हम यहाँ बात, ऑर्डर, तो ऑर्डर का मतलब ये नहीं है यहाँ पर हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं काम करवाने के लिए, नहीं। उन्होंने बोला कि order does not mean command but refers to orderly assignment of man and material that is fixed place for everything and everyone in the organization। means सभी चीज़ें ऑर्डरली मैनेज होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। देखिए सारी चीज़ें अगर ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्डरली मैनेज होंगी तो क्या क्या है उस चीज़ के पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स होंगे। देखिए सबसे पहली बात तो वही टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। अगर किसी भी वर्कर को कोई टूल ढूंढना है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी वर्कर को कोई टूल ढूंढना है, हमने एक टूल बॉक्स बनाया हुआ है, टूल बॉक्स है उसमें हमारे सारे टूल्स रहते हैं, तो वो जाएगा सीधे जा कर के टूल बॉक्स ओपन करेगा और टूल निकाल लेगा, तो क्या होगा, टाइम बचा, काम जल्दी हो गया, वो अपना मैक्सिमम कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन कर पाएगा विदाउट टाइम वेस्टिंग, कोई टाइम वेस्ट नहीं हुआ, है ना। तो उन्होंने बोला सारी चीज़ें ऑर्डरली ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए। जितने भी हमारे एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ हैं उनका एक स्पेसिफिक केबिन होना चाहिए जहां बैठ कर के वो काम करेंगे। ऐसा नहीं है आज वो यहाँ बैठ कर काम कर रहे हैं कल वो यहाँ बैठ कर के काम करेंगे, नहीं। उन्होंने बोला कि हमें सबको ऑर्डरली मैनेज करना चाहिए सो दैट वी कैन डू आवर वर्क एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। मीन्स फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए, काइंड एंड फेयर ट्रीटमेंट। जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, ऐसा नहीं भाई, देखिए हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप पूरी, और उन्होंने बोला कि हम ये नहीं बोल रहे हैं कि जितने भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉयज़ हैं सबको हम एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ उनको हम लोग इक्वल सैलरी दें, ये नहीं देख कह रहे हैं हम ये बोल रहे हैं कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स हैं रेगुलेशंस हैं वो सभी के लिए इक्वल होने चाहिए। ऐसा नहीं किसी के लिए कोई और रूल है किसी के लिए कोई और रूल है, नहीं। जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सभी के लिए इक्वल हैं। इक्वल होने से क्या फ़र्क होगा, देखिए एक तो डिससेटिस्फेक्शन नहीं होगा उन लोगों के दिमाग में कि हमारे साथ अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है, सभी के साथ फेयर ट्रीटमेंट होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हम इन प्रिंसिपल्स को जब हम फॉलो करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने बोला कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में डिससेटिस्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ओके, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल मीन्स उनकी जॉब की सिक्योरिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, जॉब सिक्योरिटी। देखिए जॉब सिक्योरिटी होगी तो वो क्या कर पाएंगे, वो अपना मैक्सिमम अपना दे पाएंगे, मैक्सिमम कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन करेंगे, अपना काम बहुत अच्छे से करेंगे। अगर उनके दिमाग में ये होगा कि भाई हमें जॉब से जल्दी से निकाला भी जा सकता है तो क्या होगा, डिससेटिस्फेक्शन होगा और जो उन्हें काम दिया गया है वो ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल मीन्स उनको जॉब की सिक्योरिटी होनी चाहिए सो दैट दे कैन डू देयर वर्क एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। ओके स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएट। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएट मीन्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उन्हें भी इनिशिएटिव लेने का। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग
प्लान हम बना रहे हैं तो उसमें उन्हें इनिशिएटिव लेने के लिए हमें उन लोगों को भी प्रमोट करना चाहिए कि आप लोग भी अपने आइडियाज़ दे सकते हैं, आप लोग भी कोई सजेशन दे सकते हैं। आप लोग के दिमाग में कोई आइडिया है इस चीज़ को लेकर के तो वो आप दे सकते हैं, अपने सजेशंस आप हम लोगों को दे सकते हैं, जिससे कि हम लोग अच्छे से काम को कर पाएँ। अगर वो लोग इनिशिएटिव देंगे किसी भी प्लान को बनाने में तो क्या होगा, उन्हें उनका मोरल डेवलप होगा, वो मोटिवेट हो जाएंगे और वो अपना काम अच्छे से करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और जब हमने प्लान बना दिया तो ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉयज़ हैं, सुपीरियर्स या सबऑर्डिनेट्स हैं, सब लोग उस प्लान को फॉलो करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब ये लास्ट प्रिंसिपल है एस्पिरिट डी कॉर्प्स। एस्पिरिट डी कॉर्प्स क्या कि उन्होंने बोला कि यूनिटी में ही स्ट्रेंथ होती है। भाई देखिए, एक अकेला इंसान कोई भी काम नहीं कर सकता किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, चाहे वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर वो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हो। भाई सभी ऑर्गेनाइजेशन में हमें किसकी ज़रूरत होती है, मैन पावर, मशीनरी, सभी की ज़रूरत होती है। एक अकेला इंसान कोई काम नहीं कर सकता, तो उन्होंने बोला यूनिटी में ही स्ट्रेंथ होती है और रिप्लेस कर दिया आई को मी से। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई एक ग्रुप है, उनको हमने टास्क दिया, उसमें 10 एक ग्रुप है जिसमें कि 10 लोग हैं, उनको हमने टास्क दिया कि आपको 100 यूनिट प्रोड्यूस करनी है। तो वो 100 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे। तो उन्होंने क्या करा, आपस में सबको, जैसे 10 लोग थे तो उन्होंने 10 यूनिट्स डिस्ट्रीब्यूट कर ली कि 10 सबको बनानी है। पर क्या हुआ कि 2 लोगों की तबीयत ख़राब हो गई अचानक से, तो उन लोगों ने क्या करा, जो उनका काम था उसको भी डिवाइड कर लिया 8 के बीच और अपने काम को एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली करा कि जिससे हमारा काम जो है टाइम पर कंप्लीट हो जाए। उन्होंने इंडिविजुअल गोल को ऑर्गेनाइजेशनल गोल मान करके चले और अपना टास्क टाइम पर कंप्लीट कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे प्रिंसिपल्स, फ्यूल्स के प्रिंसिपल्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्ज़ाम्स में ज़रूर आता है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।